अजीज दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इज़राइल की जो जंग है वो काफ़ी ख़तरनाक स्टेज पे आ गई है। हमास के जो टेररिस्ट के लीडर्स हैं वो अपने शाही महल में, जहाँ वो कतर में रह रहे हैं, जहाँ उनके बच्चे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जहाँ याशी से रह रहे हैं, उन्होंने अपने महल में से एक स्टेटमेंट जारी किया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि अपना गुस्सा दिखाओ, ख़ास तौर पे फ्राइडे, जो चली गई फ्राइडे, और मुस्लिम कंट्रीज़ और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमान रहते हैं वो अल अक्सा फ्लड सैलाब दिखाएं और ज़ायोनिस्ट और अमेरिका को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा हमारी फाइनेंशियल मदद करें। खुद महलात में कतर में रह रहे बिलियनर है कि हमारी फाइनेंशियल मदद करें पूरी मुसलमान दुनिया के लोग। ये फाइनेंशियल जिहाद है और हमारे जिहादी जो गज़ा में जिहाद कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल कंपनशिएट करें। अल्फाज का चुनाव देख लें। एक और चीज़ उन्होंने कही कि हमें पॉलिटिकल प्रेशर्स की ज़रूरत है। मुस्लिम लीडर्स, पूरी दुनिया के मुस्लिम कौमों में से लीडरशिप गज़ा के लिए पॉलिटिकल प्रेशर डालें। क्या खाक पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे? इनकी औकात क्या है मुस्लिमों की? बात करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने कहा कि मुसलमान पूरी दुनिया के जिहाद करें, फिजिकल जिहाद, ताकि वो शहीद हो जाएं अल अक्सा के लिए और अपनी शहादत दिखाएं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान यहूदियों के खिलाफ जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जिहाद करें और जो पहुँच सकता है वो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के ज़रिए अंदर घुसें और यहूदियों से जिहाद करें। किसी भी तौर पे हमें आपके इस जिहाद की ज़रूरत है। हमें मुजाहिदीन और हमें आपके खून की ज़रूरत है। और आखिर में उन्होंने कहा कि फंड्स बहुत ज़रूरी हैं, पैसा बहुत ज़रूरी है। हम आपसे आपका खून और आपकी आत्मा की कुर्बानी मांग रहे हैं। खुद महल में बैठा है, अपने बेटों को नहीं भेज रहा। जाए ना, वो तो लीडर है वहाँ का, खुद जाए, जिहाद करे ना भाई। और उसके नतीजे में फिर फ्राइडे को पूरी दुनिया में मुसलमानों ने अपनी औकात दिखाई, जो कि हमेशा दिखाते हैं। जिहाद किया। फ्रांस में एक चेचन मुसलमान ने एक टीचर को चाकू मारा, 2-3 और को भी जख्मी कर दिया। लंदन में पुलिस वालों पे हमले हुए। लंदन और यूके के हर छोटे बड़े शहर में इन्होंने एक आतंक की लहर मचाई हुई थी और बाहर निकलने जैसा माहौल नहीं था। जिसको मर्जी आती थी पकड़ के रगेद देते थे। फ्रांस में वाटर कैनन और पथराव, वो डंडों से पुलिस ने इनको रोकने की बहुत कोशिश की और बहुत गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सख्ती से उस पर किया गया। इटाली में प्रोटेस्टर्स के ऊपर डंडे बरसाए पुलिस ने और उनको वो करने की कोशिश की। यही चीज़ यूरोप के हर बड़े छोटे शहर में हुई। ऑस्ट्रिया में तो एक अलग ही नज़ारा था। ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ये फ़लस्तीन है। इतना जमा हो गया था। ये देखें इनकी यूनिटी। ये यूनाइटेड होते हैं और फिर कहते हैं कि मासूम सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। जब आप सोचें यूरोप अमेरिका में रहने वालों का ये हाल है फ़लस्तीनियों का, तो वहाँ पे हमास कुछ 100 नहीं है। 23 लाख गज़ा के जो हैं वो 23 के 23 लाख हमास के हैं। वरना कोई एक छोटा सा तो प्रोटेस्ट कभी इन्होंने हमास के खिलाफ किया हो कि तुम क्यों हमें मरवा रहे हो? इन सारे मामलात में भी जब हमास ने हमला कर दिया, अब खुद छुपे हुए बैठे हैं ह्यूमन शील्ड को लेके, और आम फ़लस्तीनी मर रहा है जब, तो भी कोई फ़लस्तीनी ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई साहब ये क्यों किया।
किसी फ़लस्तीनी ने दुनिया के किसी शहर में हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट किया? तो फिर वो जो सवाल करते हैं ना कि ये आम मासूम फ़लस्तीनी, बड़े बड़े मतलब पाकिस्तानी लिबरल्स को मैं देख रहा हूँ, आयशा सिद्दीका ने कहा हाँ मासूम बच्चे मर रहे हैं। मुझे के मेनन की फिल्म शौर्य का वो डायलॉग याद आता है जिसमें उसने कहा बच्चे नहीं हैं। जब उसको वो वकील ने अदालत में सवाल किया कि मासूम बच्चे, तो उसने कहा बच्चे नहीं हैं, एटम बम हैं, आतंकवादियों के पिल्ले हैं। और ये हमास के लीडर का बेटा CNN पे बता रहा है कि किस तरह 5 साल की उम्र से बच्चों को यहूदियों के और क्रिश्चियनों के कत्ल के लिए तैयार किया जाता है। सुनिए जरा। I'm joined now by Musab Hassan Youssef. He's the author of Son of Hamas, and he joins us live. You know, your father was a founding member of Hamas, and you were groomed to take a leadership position. Eventually, you converted to Christianity, rejected their political and military objectives. Why did you do that? Well, for the simple reasons that we see right now in Gaza, that Hamas does not care about the lives of Palestinians, does not care about the lives of Israelis or Americans. Mm-hmm. They don't care about their own lives. They consider dying for the sake of their ideology a way of worship. Mm-hmm. And how can you continue in that society? Okay. I'll ask you the same question I asked my last guest. Can you coexist with someone whose mission is your destruction? Well, Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Mm-hmm. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of every other civilization. Mm-hmm. These are the ultimate goals of the movement. Musab, you say in your book that Hamas targets civilians as a tool of war. Tell us about the Hamas that you know from growing up in the West Bank. Well, in the mosques, Hamas taught us that without shedding innocent blood for the sake of the ideology, we won't be able to build an Islamic state. They were preparing us from the age as young as 5 years old. This is the ideology that Hamas was feeding us. And honestly, it's impossible almost for anybody to break through and see the truth of and real face of Hamas and be able to leave at some point. As you see in my case, I had to lose everything just to say no to Hamas. And today when I look at the children of Gaza and I know what they are fed, I know that they have no choice. Musab, thank you. I appreciate you joining us. अजीज दोस्तों, हमास के लीडर खालिद मशअल ने पाकिस्तान के जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि देवबंद का ब्रांच है, जमीयत उलमा हिंद देवबंद की ब्रांच है, जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया और खालिद मशअल ने मौलाना फजलुर रहमान से लेटेस्ट सिचुएशन पे बात की। अजीज़ दोस्तों, मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1979 की अफ़गान वार के बाद सऊदी अरब के डॉलर्स और अमेरिका की डायरेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे KPK और बलूचिस्तान में हज़ारों मदरसे कायम किए। और जो अफ़गान मुजाहिदीन पाकिस्तान, अफ़गान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान आए थे 5.5 मिलियन, उनके बच्चों को उन मदरसों में ग्रूम किया और बाद में तालिबान उसी मदरसे के बच्चों पे बनी, जिसको तालिबान कहते हैं, यानी स्टूडेंट्स। तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स, और वो उन मदरसों के स्टूडेंट्स थे। मौलाना फजलुर रहमान शायद मौलवियों में सबसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं टेररिस्ट ग्रूम करने का। टेररिज्म की बड़ी समझ है, 50 साल का तजर्बा है इसके पास। तो खालिद मशअल ने इसको फ़ोन किया, तो ये अभी ऑफिशियल फ़ोन आया है, इससे पहले अनऑफिशियल कितने फ़ोन गए होंगे। पाकिस्तान इस हमले में हमास के बराबर शरीक है, इसमें मिला हुआ है और ये वक्त साबित करेगा। अजीज़ दोस्तों, फ्राइडे को जो जिहाद की कॉल दी इसने हमास के जो लीडर ने, तो उसके जवाब में इज़राइल ने फ्राइडे को वार्निंग इशू की कि गज़ा के जो नॉर्थ में जो लोग रहते हैं ना, वो साउथ में
शिफ्ट हो जाएं। अब गज़ा है ना, आपको समझना होगा कि 10 किलोमीटर बाय 18 शायद किलोमीटर इतनी पट्टी है, और उसमें 2.3 मिलियन 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका है, वन ऑफ द मोस्ट गुंजान आबादी। तो मकसद इज़राइल का ये है कि इज़राइल नॉर्थ से उसमें इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहा है, और गज़ा के पास जो एक ही बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, जबकि बाकी जो गज़ा से इज़राइल के जितना बॉर्डर है उसको तो इज़राइल ने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि ये जो हमास के लीडर की अपील पे जो जिहाद करने के लिए लोग पहुंचे थे, जॉर्डन से इज़राइल का बहुत लंबा बॉर्डर मिलता है, तो जॉर्डन से काफ़ी लोग बॉर्डर क्रॉस करके घुसे, और हज़ारों जॉर्डन से लोग मुसलमान घुस के नॉर्दर्न इज़राइल में पहुंचे हैं। तो इज़राइल अब ग्राउंड फोर्सेस को तैयार कर रहा है और एंटर कर रहा है गज़ा में, और ऊपर से वहाँ पे वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बॉर्डर को भी सख्त किया है, और उनका भी बाजा बजाया जा रहा है। तो इज़राइल ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर नॉर्दर्न गज़ा वाले साउथर्न गज़ा पे चले जाएं। अब साउदर्न गज़ा की ये पोजीशन है जो इजिप्ट से बॉर्डर मिलता है, वो बॉर्डर है ना बहुत शॉर्ट है, और यूं समझ लें कि छोटी सी एक पट्टी है, और 8 माइल का वो बॉर्डर है। उस पे इजिप्ट ने पत्थर और कंक्रीट की दीवार खड़ी रखी है, और 20 फीट ऊंची दीवार है पूरे बॉर्डर पे, और उसमें बीच में स्टील की काफ़ी भराई की गई है, और ज़मीन से नीचे 6 फीट गहराई तक दीवार को रखा गया है ताकि कोई टनल ना बना ले, ताकि कोई स्मगलिंग ना हो हथियारों की और इंसानों की। 2020 में इजिप्ट ने इन दीवारों पे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स भी लगा दिए। तो एक ही बॉर्डर पे चौकी रखी गई है, रफाह चौकी, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सीसी ने कहा है कि इज़राइल इस तरह के काम करके हमारी इजिप्ट की सिचुएशन को ख़राब कर रहा है, क्योंकि लोग फिर रफाह चौकी बंद है, रफा चौकी को हमने बंद रखा है और लिमिटेड एक्सेस रखा है, बहुत ज़्यादा कोई ज़ख्मी होते हैं या बच्चे हैं उनको, और आप सबको नीचे साउथ में भेज रहे हैं, तो वो दीवारें तोड़ के और किस तरह आएंगे और हमारी आर्मी के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। लेकिन इज़राइल एक ज़बरदस्त बमबारी और ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, इसलिए इज़राइल अब हमास को जड़ से उखाड़ना चाहता है। अजीज़ दोस्तों, फ़लस्तीन में या गज़ा में जगह जगह टनलें बनाई हैं हमास ने, और चूंकि इतना लंबा बॉर्डर जो है इज़राइल के साथ गज़ा का, उन टनलों के ज़रिए भी इनका बहुत सारा हिसाब किताब चलता है, और पूरे गज़ा में दुनिया में शायद ही किसी जगह इतनी टनलें होंगी, पूरे गज़ा में टनलें होती हैं। अजीज़ दोस्तों, इन टेररिस्टों का, इन इस्लामिक आतंकवादियों का एक बड़ा ही गलत मोडस ऑपरेंडी है। देखें, इज़राइल में जब सिविलियंस के ऊपर कोई टेररिस्ट हमला करता है तो इज़राइल की फ़ौज उनके आगे खड़ी हो जाती है, सिविलियंस के आगे, उनको बचाने के लिए। जब भारत में या कश्मीर में, ख़ास तौर पे भारत में, जब टेररिस्टों का हमला होता है तो भारत की फ़ौज उन सिविलियंस को बचाने के लिए फ्रंट पे आ जाती है और उनको अपनी बैक पे रखती है। लेकिन ये इस्लामिक आतंकवादियों के ऊपर पहले खुद तो आतंकवाद करके सिविलियंस को मारते हैं, और फिर जब उनको जवाब मिलता है तो वो उन सिविलियंस को ढाल बना कर उनके पीछे छुप जाते हैं। तो इन टनलों में काफ़ी हद तक ये लोग छुप के इधर उधर निकल जाते हैं। दूसरा, 150 से ज़्यादा जो बंदी इन्होंने बनाए हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक वीडियो काफ़ी वायरल है, ब्लर है लेकिन काफ़ी वायरल है, जिसमें दिखाया गया है कि वो बच्चों को आगे कर रहे हैं और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इस सारे सिनारियों में इज़राइल फिर भी ऑफेंस पूरा कर रहा है, और इज़राइल ने दोनों कान बंद किए हुए हैं,
और यही आसान हल है। देखें, मसला यह है कि कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन हम आतंकवादी के खिलाफ हैं। और यूरोप इस मामले में बड़ा अब सख्त एक्शन ले रहा है। यूरोप में खाली इंग्लैंड का एक मसला है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो बढ़ चढ़ के वो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में कौंसल्स जो हैं उनके मेयर मुसलमान हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वो ये नहीं कर रही है। वॉल्थमस्टो की पूरी कौंसल फ़लस्तीन के रंग में रंगी हुई है, जबकि इंग्लैंड ने ऑर्डर किया हुआ है कि जो हमास को सपोर्ट करेगा इनको हम डिपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर केसेस बनेंगे और इनको हम डिपोर्ट करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये किसी की भी नेशनलिटी वापस ले सकते हैं, और ये ऑर्डर पास हो गया है इंग्लैंड में होम मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन स्टिल मुसलमान यहाँ पे खुलेआम बदमाशी कर रहा है और खुलेआम वो कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है। एक किसी जगह भी, किसी भी पूरी दुनिया में एक जगह भी मुसलमानों का, भले 4 आदमियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ हमास के खिलाफ कि हमास ने ये क्यों किया। क्योंकि जितने इजरायलियों की मौत हुई है उसकी जिम्मेदार भी हमास है, और जितने फ़लस्तीनी अब मर रहे हैं उसकी जिम्मेदार भी हमास है। तो ये बात हमें जहन में रखनी होगी कि आज जितना फ़लस्तीनी मर रहा है ना, जिनको ये बच्चे और मासूम और ये कह रहे हैं ना, वो सब हमास की वजह से मर रहे हैं। अगर फ़लस्तीनी में वो कीड़ा एक्सट्रीमिज़म का ना होता, जिहाद वाला कीड़ा ना होता, तो वो सबसे पहले पकड़ के अपने इलाके में हमास वालों को पकड़ के मारते। फ़लस्तीनियों को जिंदा रहने का हक है उस सूरत में जब ये हमास जैसे टेररिस्टों को अपनी सफ़ों से निकालें, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ वो मासूम शहरी हैं। लेकिन वो मासूम शहरी इसलिए नहीं हो सकते कि वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में, अमेरिका की टॉप की यूनिवर्सिटियों में, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में बाकायदा मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए हैं इजराइल के खिलाफ। किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला हमास के खिलाफ। जो यहाँ रहने वाले, यहाँ पैदा होने वाले, यहाँ पलने बढ़ने वाले, यहाँ एजुकेशन हासिल करने वाले का माइंडसेट ये है, तो सोचें कि उधर का क्या होगा और पाकिस्तान जैसे देशों का क्या होगा। वहाँ का माइंडसेट ही अलग है। कत्ले आम की बात करते हैं। देखें, मैं उन हिंदुस्तानियों को कहता हूँ, चाहे वो मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, ये देखें लास्ट ईयर जून में अल अक्सा मस्जिद है, जो मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम में, उसकी एक रैली निकली। उसमें फ़लस्तीन के स्कॉलर, उसमें फ़लस्तीनियों के सो कॉल्ड स्कॉलर निढल श्याम ने कहा कि गाय की पूजा करने वाले हिंदुओं का जवाब मोहम्मद की मोहब्बत करने वाले लोगों की तरफ से एक ही जवाब है, वो है जिहाद, और इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दो, इनको दुनिया से ख़त्म कर दो, इंडिया को हिंदुओं से पाक कर दो। ये फ़लस्तीनी स्कॉलर ने लास्ट ईयर जून में कहा है। अब ये भारत में रहने वाले हिंदुओं को समझना होगा, ख़ास तौर पे ये जो 60 साल जिसने इस मुल्क का बर्बादी की है, ये जो कांग्रेस है, ये हर उस भारत विरुद्ध के दुश्मन के साथ मिली हुई होती है, उनको सपोर्ट करती है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो इलीगल होना चाहिए। सेक्युलर देश में कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होता, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है वो अफसोसनाक है। ये इसराइल की वजह से, ज़्यादतियों की और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की वजह से हो रहा है। इसके रिएक्शन में हमास जो कर रही है उसको आप टेररिज्म नहीं कर सकते। टेररिस्ट तो इसराइल है, और उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद ज़बरदस्ती वहाँ पे इसराइल कायम किया गया, और ज़बरदस्ती इसराइल ने 1967 में बाकी मुल्कों पे कब्ज़ा कर लिया।
इसलिए हम कहते हैं कि इनको आप हमास को टेररिस्ट ना कहें, ये आज़ादी के मुजाहिद हैं। इस तरह कई इंडिया में कई जगहों पे, कारगिल में, हैदराबाद में, केरला में कई जगहों पे प्रोटेस्ट हुए। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोटेस्ट कर रही है। तुम्हारा ताल्लुक क्या है इन फ़लस्तीनियों से? और इसकी वजह यह है कि जब यासिर अरफात ने नेशन ऑफ पैलेस्टाइन डिक्लेयर की 60s में और PLO बनाया, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उसको, PLO को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला मुल्क कौन सा था? ना तो सऊदी अरब था, ना पाकिस्तान था, ना अफगानिस्तान था, ना तुर्की था। इट वॉज इंडिया। और इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इंदिरा गांधी ने उनको बार बार दावत दी अपने मुल्क में, यासिर अरफात को नेहरू पीस प्राइज अवार्ड दिया। और राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज दिया यासिर अरफात को। राजीव गांधी ने एक बोइंग प्लेन गिफ्ट किया था ताकि यासिर अरफात पूरी दुनिया में घूम सके। और अरफात ने कभी भी अपनी जिंदगी में कश्मीर को भारत का अटूट अंग नहीं माना। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में इसी अरफात ने ये पाकिस्तान को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि आपको कश्मीर की आज़ादी के लिए जब भी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं। और 103 मुल्कों ने यासिर अरफात को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, जिसने 6 हवाई जहाज अगवा कर चुका था इन सालों में, और हज़ारों लोगों को टेररिज्म में मारा था। इंटरनेशनल अवार्ड उसको जो पहला मिला था वो इंडिया में मिला था। तो अजीज़ दोस्तों, ये भारत की पॉलिसी रही है। उनके खिलाफ जो उस वक्त भी कभी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं थे। बिलियंस ऑफ रुपीस, आज के बिलियंस ऑफ रुपीस में वो हवाई जहाज आता है जो इंडिया ने इनको दे दिया था। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि भारत की 1947 से जो पॉलिसीज़ रही हैं वो भारत देश के फ़ायदे के लिए नहीं रही हैं। 1948 में जब कश्मीरियों पर हमला होता है तो महाराजा हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला भारत आए और न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम पीस एग्रीमेंट, आपके साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, आप सिर्फ हमें इनसे बचाएं। नेहरू ने उनको भी धोखा दिया, क्योंकि उस वक्त एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंट्री था, भले नया आज़ाद हुआ था लेकिन था तो पाकिस्तान से तो स्ट्रॉन्ग ही था। पाकिस्तान के पास तो सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे फौजियों की, ये हैदराबाद के निज़ाम भेजते थे सैलरी के पैसे। तो अजीज़ दोस्तों, उस वक्त नेहरू ने, जब कश्मीरियों ने आपके साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन ही उस बुनियाद पे की कि आप हमें बचाएं, तो नेहरू साहब UN चले गए। आज तक वो मसला भारत के लिए एक जख्म बना हुआ है। सीधा सीधा था, फौज भारत की उस वक्त भी तैयार थी मरने मारने के लिए। पूरे बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के जो माइग्रेशन हो रही थी उसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। तो फौज तो उस वक्त भी गुस्से में थी। उन्होंने पाकिस्तान का ये POK और गिलगित बल्तिस्तान क्या अंदर तक घुस जाते। लेकिन नेहरू साहब तो आज तक ये पॉलिसीज़ हैं जो हमें मारती हैं। जबकि इज़राइल के यहूदियों का ये हिसाब किताब है कि 99 में कारगिल की जंग के वक्त इज़राइल ने भारत को डायरेक्टली मदद की थी, हथियार दिए थे और लेज़र गाइडेड मिसाइल्स दिए थे। इसी तरह जब 26/11 हुआ था तो भारत को सबसे पहले ऑफर इज़राइल की तरफ से आई थी कि आपके यहाँ पे जो, क्योंकि 3 दिन वो चला है 26/11, तो मैं हमारी कमांडोज आके आपकी मदद करने को तैयार हैं। अभी रिसेंट में कोविड में भारत को ऑक्सीजन
कंसंट्रेटर्स और उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी तो इजराइल ने दिए थे। इजराइल भारत का एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है और यह है कि भारत को इजराइल से दोस्ती के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी के प्रेशर में, अपनी उन पॉपुलेशन के प्रेशर में जो कि भारत विरोध की पॉलिसीज रखते हैं। देखें, अभी एक सर्वे हुआ था ग्लोबल एटीट्यूड, प्यू रिसर्च सेंटर 2023 में ये सर्वे हुआ था कि दुनिया में इंडिया से मोहब्बत करने वाले सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन मुल्कों में है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया से मोहब्बत 71%, 71% इसराइलियों ने दिखाई। इंग्लैंड 66%, कीनिया 64%, नाइजीरिया 60%, साउथ कोरिया 58%, इस तरह नीचे चले जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका आइडियोलॉजिकल भी दोस्त है, इसलिए कि यहूदी और हिंदू ये दुनिया की दो कौमें हैं जिनके ऊपर हमेशा हमले हुए और जिन्होंने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, जिन्होंने कभी भी किसी देश से अपनी बाउंड्री से जाके बाहर इन्वेजन नहीं किया। ये दो आइडियोलॉजिकल भी एक हैं। दूसरा एक बड़ी खूबी यह है कि ये दो दुनिया के देश हैं जो तबलीग नहीं करते। क्रिश्चियनों में भी मिशन जाते हैं, तबलीग करते हैं, ये कभी तबलीग नहीं करते, ना हिंदू न यहूदी। ये किसी को यहूदी बनाने के लिए या हिंदू बनाने के लिए टीमें नहीं भेजते, लालचें नहीं देते, धोखे नहीं देते, धमकियां नहीं देते, डराते नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो काफ़ी हद तक कुर्बत है और भारत को अपने भारत के अंदर बैठे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर अब केस बनाना होगा। जब यूरोप इतना सेक्युलर और इतना लिबरल और इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच आज, तो भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो हेट स्पीच है और दुनिया में कहीं इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने नहीं देखा। तो अब भारत को भी ज़रा सख्ती से लीगल स्टेप्स इन भारत विरोधियों के ऊपर, जो कि भारत में रहते हैं, भारत के नाम का खाते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनके ऊपर ज़रा कानूनी सख्त हाथ रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।